नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजपाल नौरंग यादव भारत समाचार से और हमारे साथ हैं प्रियव्रत दीक्षित जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया मुझे। और आज हमारे चैनल के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानी अनजानी पीछे आगे की आप प्रियव्रत दीक्षित जी से सुनेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे आप आज इनका इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। कैसे हैं आप प्रियव्रत जी? मैं बहुत अच्छा हूँ राजपाल यादव जी। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, मंजिल खुद मेरे पास आती गई मुझे और मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, भारत समाचार का डिजिटल पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अभी जो भी लाइन मैंने कही है वो आज के हमारे मेहमान के लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं। चलिए मिलवा भी देते हैं आपको। हमारे साथ राजपाल यादव जी मौजूद हैं, वही राजपाल यादव जिन्होंने शाहजहांपुर की गलियों से निकलकर, यहाँ की रामलीला से निकलकर फिल्म जगत में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। राजपाल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी कहानी जिसने भी सुनी, यहाँ से निकलकर आज जहाँ पर हम बैठे हुए हैं आपके गाँव कुडरा में, यहाँ से निकलकर माय नगरी तक का सफ़र कैसा लगा? कि ये तो आपको पता था कि आप कर लेंगे, लेकिन शुरुआती जिस तरीके से आपका जीवन रहा, अड़चने रहीं, कैसे सफर की शुरुआत हुई? अब ये तो आज पहली बार मैं कोई पॉडकास्ट कर रहा हूँ यहाँ अपने गांव में, हमने आपको खोज निकाला और पूरे भारत समाचार की पूरे टीम को, आपके सभी सुधीजनों को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जर्नी तो बहुत अमेजिंग है। बोलते हैं ना कि हाफ सेंचुरी में 500 जीवन देखने का मौका मिल गया। इस गांव में जन्मा, इसके प्राथमिक जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, फिर यहाँ से ये मैं रोड हमेशा अपना मार्गदर्शन पथ मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर बंडा है। वो हमारा इस गांव के बाद दूसरा स्कूल था, सुनासीना जूनियर हाई स्कूल बंडा। फिर इसके बाद में ये संजय गांधी माध्यमिक विद्यालय जो है ढका घनश्याम, जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, वहाँ 2 साल पढ़ा, 7 और 8। फिर 9th में सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में शाहजहांपुर में पहुँच गया और 9th से फिर इधर बहुत सारी चीज़ों में हिस्सा लेने लगा था। और 9th 10th जो है वो किया हमने सरदार पटेल से, और उसके बाद फर्स्ट ईयर में लिया था एडमिशन राजकीय इंटर कॉलेज में शाहजहांपुर में। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में इसलिए लिया था कि बायो हमने ली थी। गणित थोड़ा कमजोर था आपका? नहीं, उसमें 9th 10th में तो कॉम्प्रेसिव पढ़ते हो ना, फिर आपको 11th के बाद में जो बायो लेगा वो केमिस्ट्री लेगा, और जो फिजिक्स लेगा वो मैथ लेगा। तो फिर मैंने बायो और केमिस्ट्री चुनी थी। 6-7 महीने पढ़ पाया था, तो उसी समय ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर की अप्रेंटिस चाहिए, वो विज्ञापन निकला था। तो मैंने भी ऐसे फॉर्म भर दिया, तो हाई स्कूल के बाद में वो चाहिए होता है। और उसके बाद में फिर जो है हाई स्कूल के वो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया और उधर उसका एग्ज़ाम दिया, तो मेरा एडमिशन हो गया ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में। बड़ा नाम हुआ होगा कि नौकरी लग गई लड़के की। हाँ, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री अपने छोटी आप बात बहुत थोड़ी ना। शाहजहांपुर की बहुत सम्मानित OCF है, आयुध वस्त्र निर्माणी है, और एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन वो चलती है। हाँ। आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहांपुर में मेरा जब एडमिशन हुआ, उस दौरान मेरे सब टेस्ट और चेकअप, और जिस तरीके से फिर रक्षा मंत्रालय के जब नियमों और सिस्टम, सुबह जाके शाम को प्रॉपर, और उसमें पता लगता है कि आप वो कपड़े सिलते हो, आप फौजी, इंजीनियरिंग, टेलर हो, तो बोलते हैं कि जिसमें
लाखों के लाखों कपड़े एक साथ सिले जाते हैं, तो बड़ा प्राउड फील होता है कि आप सेना के लिए काम कर रहा काम कर रहे हो, अपने देश के लिए काम कर रहे हो, और बड़ा अंदर से फिर आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो उसी समय, क्योंकि उससे पहले हाँ कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहाँपुर, ज़रीब मलिक आनंद जी हैं, जी। तो उनकी संस्था थी। तो हम जिस मोहल्ले में रहते थे, हमारे दो बहुत प्यारे बड़े भाई की तरह हैं, MNJ में, एमएनजे जलाल नगर में कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, हम प्यार से कृष्णा दादा सब लोग बोलते हैं, पूरे जो हमारे थिएटर वाले लोग हैं, और दिलीप आनंद जी, ये दोनों लोग मुझे ज़रीब भाई के पास में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मुझे अमेचर आर्टिस्ट के रूप में शाम को, शुरुआत वहीं से हो रही थी। हाँ, और माल गोदाम पे उसकी रिहर्सल वगैरह होती थी, टाउन हॉल में होती थी। रात 11 बजे तक आप बैठे रहते थे वहीं पे? हाँ, वो था कि माल गोदाम पे, वहाँ पे चूँकि ज़रीब भाई का ऑफिस था कोरोनेशन आर्ट थिएटर का, तो हम कृष्णा दादा सब लोग शाम को काम करके और फिर वहाँ पे ज़्यादा बिताते थे। तो इधर फिर जब हमारा ये अप्रेंटिस पूरी हो गई, मैं 29वें बैच का पास आउट हूँ, और इधर थिएटर हमारा प्रॉपर चल रहा था। तो उसी समय जब एक अच्छा जब मोड़ तब आया जब विभा मिश्रा दीदी आई भारत भवन भोपाल से, और उन्होंने संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से एक वर्कशॉप की थी 2 महीने की। उसमें 2 नाटक किए थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, और एक नाटक किया था भुवनेश्वर एक रंग। ये दोनों नाटकों की 2 महीने वर्कशॉप चली। ये एक्चुअली हमारे जीवन का, उस समय तक मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं कला में जाऊंगा कि राजनीति में जाऊंगा, क्योंकि मैं उतना जितना सीरियस कला के लिए था उतना ही सीरियस राजनीति के लिए था। जो 15-16 साल के बच्चे होते हैं तो एकदम जोश हुआ एकदम। हाँ, तो 89 और 90 के दौरान बहुत रुचि थी, थिएटर कर रहे हैं, उधर पढ़ाई भी कर रहे हैं, उधर राजनीति भी करवा। राजनीति में भी खूब, जो मोहल्ले लेवल पे जो बच्चे होते हैं, तो भारत तीनों में माता की बड़ी। जय। लेकिन जब ये शो हुआ हमारा अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, और इसमें मुझे सूचना कार्यालय में टाउन हॉल में खूब आशीर्वाद मिला शाहजहाँपुर में। तो तब से फिर मुझे मन में आया कि अब आर्ट जो है वो आटा है, और राजनीति जो है वो निष्क्रिय सेवा है। उसी समय कोई घटना भी हुई थी आपके साथ जब ये नाटक चल रहा था? हाँ, नाटक से जस्ट पहले वो हमारी जो श्रीमती जी का निधन हो गया था, क्योंकि वो उसी समय शादी हुई थी, और 1 साल बाद। काफी कम उम्र में आपकी शादी हो गई थी? आई थिंक वही 19 साल 20 साल की उम्र में, 19-20 साल की उम्र में शादी हो गई थी, और 21-22 की उम्र में वो 1.5 साल बाद, 1.5 साल तक साथ रहा पत्नी के साथ। तो उसमें एक बिटिया का जन्म हुआ था, और फिर पता नहीं क्या हुआ और वो नहीं रही। फिर उसके बाद मैं 12-13 साल जो है लगातार पढ़ाई और थिएटर और इन्हीं पे ध्यान देता रहा। फिर मैंने शाहजहाँपुर वाला उस समय बैच को दोबारा जो नियुक्त करते हैं तो 4-6 महीने गैप होता है। तो मैं चूँकि मेरे 2 साल बचे थे ग्रेजुएशन पूरे करने के, और इधर मैं फैक्ट्री से अप्रेंटिस करके निकला था, तो भगवंत राम जी हैं शाहजहाँपुर के, उन्होंने मुझे शाहजहाँपुर में, अशोक कुमार ध्रुव जी हैं नोटरी वकील, उसमें और बाकी कुछ काम नहीं, खाली ठप्पे लगाने होते थे शपथ पत्रों पे। तो 2 साल पढ़ाई करता था और वहाँ पे उनके साथ बैठता था, और इधर शाम को थिएटर करता था। जैसे ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए, और उधर एग्ज़ाम दिया लखनऊ का, तो भारतीय नाट्य अकेडमी में एडमिशन मिल गया।
तो फिर 2 साल भारतीय नाट्य अकेडमी में लखनऊ में बिताए, गोमती नगर में। फिर उसके बाद में जब 2 साल भारतीय नाट्य अकेडमी में रहा, उस दौरान ये रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई हुई है लेकिन कढ़ाई नहीं हुई है, थोड़ी सी छूट रहा है कुछ। हाँ, और ऐसा लग रहा था कि पढ़ना तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा कढ़ना और चाहिए, और कढ़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म और मिल जाए। तो फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के लिए प्रेरणा मिल गई कुछ सलाह वलाह से, तो फिर वहाँ फॉर्म भरा और उसमें भी सिलेक्शन मिल गया ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से। फिर 3 साल जब एनएसडी पढ़ा, फिर उस एनएसडी के बाद में फिर कहीं पढ़ने की इच्छा नहीं हुई कि, और लगा कि एक 7 साल की ट्रेनिंग बिताने के दौरान, जैसे 5 साल थिएटर में, 2 साल ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में, फिर ग्रेजुएशन करने में पढ़ाई, तो लगा कि अब जितना वजन है उतनी पढ़ाई हो गई है। तो फिर मुंबई, क्योंकि हिंदी सिनेमा, हिंदी थिएटर, इसका हब तो मुंबई ही था। चलिए मुंबई पे आएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर शाहजहांपुर पे रहते हैं। शाहजहांपुर में 2 रामलीलाएं लगती हैं, एक ओसीएफ वाली और एक जेल वाली। आप ओसीएफ वाली में अंगद बना करते थे। मैं बना करता था नहीं, एक ही साल रामलीला की है मैंने, एक ही साल वो अंगद का रोल किया ओसीएफ वाले में जी। ट्रेनिंग के दौरान जब वहाँ पे थे। और थिएटर करता था मैं, तो जो हमारे ओसीएफ में रामलीला होती है वो मंच पूरा बना हुआ है, साल भर के परमानेंट मंच है। और हमारे शाहजहांपुर की आई थिंक बड़ी वो दशहरे के दौरान का बहुत ही चिल आउट वाला माहौल होता है, इंतजार रहता है लोगों को, इंतजार रहता है। सब सज धज के खूब रात में रामलीला देख एंजॉय करते हैं, पूरा मेला लगा रहता है। तो उसमें जितने भी ओसीएफ के जो ऑफिसर्स हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सारे लोग 2-2.5 महीने रिहर्सल करके और वही लोग रामलीला करते हैं। तो उसमें मुझे क्योंकि बाकी जो रोल थे वो राम का रोल या रावण का रोल या बाकी जितने रोल जो मुख्य मुख्य भूमिकाएं थी, वो सब उनके कलाकार पिछले 10 साल से कर रहे थे। तो जब मुझे ज्वाइन किया तो मुझे महेश सक्सेना जी, जो हमारे शाहजहांपुर के बहुत ही प्रबुद्ध और सीनियर कलाकार हैं थिएटर के, और वो वहाँ पे तो, और चंद्रमोहन महेंद्रू जी, ये दोनों लोग उसके डायरेक्टर थे उस रामलीला के, और सत्यनारायण जुगनू जी उसके पूरे। वहां से भी एक टर्निंग पॉइंट मिला क्या? वहां से भी एक टर्निंग पॉइंट मिला? टर्निंग पॉइंट की अंगद रावण, अंगद जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद सुना था, रावण शक्ति, अब लक्ष्मण शक्ति, बहुत सारे लंका जो है, लंका दहन है, या फिर सीता जी की का जो एपिसोड जिसमें जितने रावण के खंड हैं अलग अलग रामायण के, तो उसमें एक अंगद रावण संवाद भी एक बहुत बड़ा स्थान रखता है रामायण। कुछ याद है उसका? बहुत पुरानी बात है हालांकि, उसी अंदाज में एकदम बोलता है गरजते कि हुए। ये धरा, वो रावण बोलता था कि ये धरा धाम पाताल नाग सब मेरे पिनाक से जीते हैं, भय से मेरे बाघ बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। तो बहुत सारी बात, तो जब अंगद उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, एक लाइन बड़ी अच्छी, वो लाइन ने जीवन भी बहुत बदला। तो अंगद जब उसने, रावण ने ये आज्ञा दे दी अपने सभा को कि इस बानर को पकड़ो और इसका बदन पूरा झुलसाओ और इसको बांधो, तो अंगद कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर तुम्हारे पूरे दरबार को चुनौती देता हूँ कि मेरा ये पांव चलायमान अगर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। तो वो हजारों लोगों के बीच में, मतलब मुझे खूब याद है कि पेपर में भी निकला था कि पिछले 25 साल में अंगद रावण संवाद ने खूब बटोरी तालियां, खूब योके। तो वो रोल एक्चुअली एक प्रेरणा भी है। अंगद के बारे में फिर खूब रिसर्च की और ये सोचा कि अंगद एक ऐसा कैरेक्टर था
कि जिसने हनुमान जी तो लंका जला के आए, वो बोलते हैं ना शंकर स्वयं केसरी नंदन, लेकिन अंगद ने तो पूरी दरबार की प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी, चुनौती दे दी इतने महान विद्वान को। तो हम लोग इस पे काफी चर्चा करते थे कि क्या हुआ होगा कि वो सीन मतलब जब वो रामायण काल में जब हुआ होगा तो क्या हुआ होगा। हाँ, तो इस पे क्या है, ये इस पे एक चीज समझ में आई कि इसको विश्वास बोलते हैं, इसको आत्मविश्वास बोलते हैं। कि जब आपका आत्मविश्वास, आपकी विल पावर और आपका भरोसा और आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था, अगर उनकी आस्था थी राम में, श्री राम में, और हनुमान जी जिनके अग्रज उनके साथ में हो, और वो तो युवराज थे, तो वो पैर अगर तोड़ता रावण, तो या पैर किसका तोड़ता, तो उस भरोसा इतना कि मैंने थोड़ी पैर जमाया है, ये राम जी के नाम पे पैर जमाया है, और राम जी के नाम को कैसे हिला सकता है। तो वो अंगद रावण संवाद जिंदगी में आज भी, अब मैं अंगद तो हूं नहीं, वही लगभग हनुमान जी तो हूं नहीं, 30 साल बीत गए होंगे, लेकिन आपको अभी भी याद है। हाँ हाँ, अगर याद करेंगे अभी 2 मिनट में तो पूरा अंगद रावण संवाद याद आ जाएगा, रिकॉल करेंगे। लेकिन आज दरबार नहीं है, लेकिन मनोरंजन का स्टेडियम तो है। तो अपन अंगद कुमार तो नहीं हो सकते, हनुमान जी तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके फॉलोअर हो सकते हैं। और हम लोग वैसे भी गंधर्व हैं, शिव जी के लोग हैं, तो बोलते हैं कि जो शिव जी को मानते हैं वो हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी इस दुनिया के सबसे बड़े कलाकार हैं, वो सबसे बड़ा आकार हैं, उनसे बड़ा कोई आकार इस पृथ्वी पर वही, अगर ऐसा कहा जाता है कि एक जीवित देवता जो है वो इस ब्रह्मांड में वही हैं। हाँ, और वो उनका वो सबसे छोटे हो जाएं और दुनिया में सबसे बड़े हो जाएं, उनको सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हैं वो, और वो माँ से मिली हुई उनको सिद्धि हैं। तो बोलते हैं कि अगर उनके फॉलोअर होते हुए मनोरंजन के स्टेडियम में आज मनोरंजन कुमार के रूप में जो पूरे देश दुनिया में सौभाग्य मिल रहा है, तो आप बिलीव करिए, थैंक यू बोलता हूँ उस रामलीला के मंच को कि उस दिन से, जिस दिन से वो मंच पे पैर जमा था शाहजहाँपुर की रामलीला में, आज उसी अंगद का बॉलीवुड में ऐसा पैर जमा है। आज लगभग 36 साल हो गए, क्योंकि 90 में रामलीला आई थिंक की थी, 1991 के आसपास, मैंने जितना भी पढ़ा है। हाँ, तो वही तो आज 35-36 साल, तो जबकि मैंने उससे 7 साल पहले थिएटर शुरू कर दिया था 85-86 में। तो 84 में तो 9th में मैंने यहाँ पे गांव में उस समय भी अंगद रावण संवाद सुनाया था ऐसे पढ़ के। ये बंडा में कृष्णानंद स्कूल है, फिर एक यहाँ पे चरकी देवरी पहरैया स्कूल है, उसमें एक नाटक हम लोगों ने किया था जब 9-10 में, क्या 9-5 14-15 साल का, तो मेल लीड किया था, अंधा कानून नाटक किया था। तो इन चीज़ों में पहले से, मतलब बचपन से मुझे रुचि थी। कक्षा 7 में पढ़ता था तो कोई ढका घनश्याम में तो चुटकुला सुनाया था, वो भी अप्रिशिएट वो चुटकुला बड़ा वायरल हो रहा है कि वो आप सुना नहीं पाए थे। पहले तो आप एक कविता नहीं सुना पाए थे, लेकिन अगली साल आप चुटकुला लेके गए थे कि मेरी बीवी मर गई, अब कोई मुझे, हाँ, वो वाला चुटकुला, और अब कोई मुझे सांत्वना देने नहीं आता। क्या था, जरा सुनाएंगे? हाँ, ऐसे ही था कि एक गांव में एक आदमी था, वो रो रहा था, गांव के सब लोग भाग के आए। अब तो बड़े हो गए, लेकिन उस समय छोटे थे तो ये चुटकुला थोड़ा सा ज़्यादा फनी लगता था। तो बोले क्या हो गया? बोले माता जी मर गई। अरे 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 अरे, चिंता मत करो, सारी माताओं ने, सब ने, तुम्हारा बेटा, हम तुम्हारी माँ ही जैसे हैं सब, और मरना। अच्छा, कौन से क्लास की बात है? आई थिंक कक्षा 4 में पढ़ता होऊंगा, कक्षा 4-5, 9-10 साल का होऊंगा बस। 4 जो पहली बार इसको सुनाया। पिताजी आपके लेके गए थे और साफ कहा था कि अगर ये पास हो तभी पास करना, नहीं तो नहीं पास करना। सच है, मैं और मेरे बड़े भाई, हाँ, तो उन्होंने कहा कि अगर
बच्चे पास हो तभी पास करना। तो हमने जा माता जी को बोला कि हमने कहा अम्मा ये तो बोलने लगे फेल कर देना। तो उन्होंने कहा नहीं, तो तुरंत क्यों, बच्चे पास हों वो हमें पता होना चाहिए कि वो अपनी मेहनत से पास हो रहे हैं या खामखा पास हो रहे हैं। खामखा पास हो रहे हैं तो हम डिसाइड करें हमें क्या करवाना है। तो कितने क्लियर थे वो चीज़। आज भी मुझे आई थिंक वो चीज़ हमें बहुत प्रेरणा दे गई। उस समय हमें बहुत छोटे बच्चे थे, समझ में नहीं आया था उसका मीनिंग, लेकिन आज भी मुझे वो प्राउड फील होता है। अपने अभिनय में वो चीज़ हमेशा यूज़ करता हूँ और कभी भी ईमानदारी सिखा। नहीं। और आज तक जितने भी डायरेक्टरों के साथ काम किया तो इस नियत से नहीं किया कि ये डायरेक्टर मुझे दोबारा ले ले, अपना बेस्ट दिया। इस कि अगर मैं डिज़र्व करता हूँ तो मुझे ले। जब यहाँ से आप सरदार पटेल हिंदू कॉलेज पहुंचे थे, कैसे जाते थे? मैं यहाँ से ये अपने ट्रक थे बहुत सारे, मेन पॉइंट यही था कि आप ट्रक से जाते थे। कभी ट्रक बैठ लिए, कभी बस मिल गई, बस छूट गई तो बस फिर तो उस समय ये बंडा वाला रोड जो था ये भी बहुत खराब था। अभी तक ये तो जंपिंग होता था। जांग से बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ रहता था। और जहाँ आप बैठे हो, ये जिस रास्ते पे आप आए हो, तो यहाँ पे लोग तैरते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। ये हमारे गांव की, इसमें हमने इस गांव का मतलब पूरे अंधेरे में ये गांव, और हर गांव में पानी भरा हुआ, 6-6 महीने 4-4 महीने रास्ता छोड़ के मेड़ों से जा रहे हैं। देखा है हमने। और पूरा बंडा में मतलब पूरा कीचड़ ही कीचड़, चारों तरफ से कीचड़ और गली में कीचड़। लेकिन आज बंडा के रोड बहुत अच्छे बन गए हैं और बंडा बिल्कुल पंजाब की तरह लगने लगा है। सुना है कि आपका नसीब जो है वो बचपन से ही तेज है। एक बार लॉटरी खरीदी थी आपने, 1 रुपए जब आपको दिया था आपके भाई ने। हाँ, इसे वो कल बस सलाह करते हुए जा रहे थे। हाँ। और शाहजहांपुर का बस अड्डा है। हाँ, रेलवे स्टेशन रोड हाँ, पर। रेलवे स्टेशन किनारे किनारे। तो ऐसे बात करते जा रहे थे तो हमने भाई से ऐसे तुरंत और भाई सलाह करते जा रहे थे कि अभी 7 दिन हैं गांव चलने में, तो अपने 7 दिन बड़ा संभाल के चलाना है ताकि अपना खाना खर्चा। बड़े भैया हम हमेशा, कौन से बड़े भाई? श्रीपाल यादव जी। और वो हमारी उनकी बड़ाई छुटाई 1.5-2 साल की है, 2 साल की। और हम लोगों ने बहुत जर्नी पूरी साथ में जी है। तो मैंने कहा कि आपके पास अभी पैसे हैं? तो हमने बोले हाँ। हमने कहा 1 रुपया देना। ऐसे मैंने लॉटरी ले ली तो 65 रुपये की सुबह निकल गई थी। 50 रुपये बड़े भाई को दिए थे, 5 रुपये मैंने फिर रखे, और वो 10 की लॉटरी दे दी थी उसने। वो लॉटरी तो कब चांस होता है निकला। 5 रुपए लेके फिर हमसे बड़ा राजा आदमी कोई नहीं था। 5 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती थी उस समय जी। कभी कुत्ते दौड़ाए हैं बेर खाते समय? हाँ, कुत्तों ने मुझे दौड़ाया है बेर खाते हुए। बेर खाने जा रहा था, दोपहर का टाइम था, यही पड़ोस वाला गांव था। हाँ। और वहाँ पे वो कुत्ते थोड़े ख़तरनाक थे, लेकिन किस्मत थी। और एक सीताराम जी थे हमारे पड़ोसी गांव के, उन्होंने वो अपनी खेत गन्ना होता है ना उसमें, तो उनके पास वो क्या मठेई बोलते हैं कि कसी बोलते हैं, कसी मठेई। पहले मठेई बोला जाता था, वो अब हल्की हो गई तो उसको कसी बोलते हैं। हाँ, तो वो उधर से इसको करते करते तो फिर कुत्ते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया और मैं भाग गिरा तो बच गया। लेकिन उनके हाथ में आ जाता तो 100%। इतने मोटे मोटे मुंह थे उनके, वो बहुत ज़्यादा। और वो किलर कुत्ते हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एरिया में कई सारे कुत्तों को, बहुत सारे कुत्तों को मार दिया था, हमला करने लगे थे। तो मैं भी गिरफ्त में आ गया था। अभी हम बंडा में बैठे हैं। बंडा सीधे चलते हैं बिलसंडा, बिलसंडा के आगे बीसलपुर, फिर पड़ता है गांव चुर्रा। वहाँ की क्या कहानी है? आप नहाने गए थे जब? चुर्रा नहीं, चुराहा बरेली के आगे है, और गैनी थाने के, अलीगंज के थाने में आता है। वो हमारी वहाँ बुआ जी हैं। तो हम लोग बचपन में जब जाते थे तो सब बच्चे जो है गंगा जी में नहाते थे। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं भी गया, फर्स्ट टाइम गया था, छोटा सा ही था, मैं भी उसमें उनके साथ कूद गया। और वो घटना ऐसी हुई कि उसमें इतना कि मरण और जीवन हो गया। तो उसमें भी कोई तरबूज और खरबूज, जो हमारे उसी बुआ के गांव का एक, बाद में पता लगा कि वो भी फूफा जी का ही लड़का, दूर के रिश्ते का है।
वो भागता हुआ आया तो उसने मुझे बचा लिया, नहीं तो वो दिन बचने का कोई चांस था नहीं। ये बात सच है। बड़ा प्यार करते हैं आपके गांव वाले आपसे। गांव वाले प्यार करना ही चाहिए, सब एक दूसरे को प्यार ही करते हैं, क्योंकि गांव हो शहर हो, जो जहां पैदा हो गया वहां हाँ, एक दूसरे से प्यार एक होने चीज चाहिए। मिस हो गई अभी, कक्षा 4-5 वाली बात। पहली बार आप कविता नहीं सुना पाए थे, हाँ, वो लगभग कक्षा 3 में पढ़ता हो। लेकिन फिर भी एक रबड़ मार दी थी आपने। रबर मार नहीं दी थी, वो हम रुआ से हो आए थे तो वो कैसे, हमें, वो कविता कौन सी थी? जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी, वैसे ही सुनाएंगे एक बार। भामा शाह, वो एक ही लाइन मुझे याद है कि, और वो 7-8 लाइनों की कविता है। भामा शाह बना दानी, और 2-3 या 4 की किताब में वो है वो कविता। फिर मैंने ये पत्नी वाला ये चुटकुला सुनाया था, तो वो तो नेक्स्ट ईयर सुनाया था, नेक्स्ट ईयर सुनाया। जब भाई ने घर पे आके कहा था कि सुना नहीं पाए रबड़ लेके चले आए। ऐसा कुछ हुआ था? अब मतलब कि बोले कि हुआ था, लेकिन ये तो सुना ही नहीं पाए। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस फर्स्ट टाइम में हिल गया था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो हिला तो आज तक वो कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है। वो अच्छी बात है, वो अच्छा हुआ था। तो दूसरी बार में सुना दी थी वो चुटकुला, जरा सुनाएंगे, वो मिस हो रहा था। वो यही कि अब 8-9 साल का एक बच्चा सुना रहा है चुटकुला, तो उसके मुंह से वो चुटकुला ठीक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर राजपाल यादव सुनाए या क्या बोलते हैं कि प्रियव्रत सुनाए तो भी तो कैसे अच्छा लगेगा अभी, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं हम लोग। वो जब चुटकुला, आप जो चुटकुला फिट ना हो वो चुटकुला सुनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आवाज ऐसी थी या उस समय तोतली बोतली आवाज थी कि हाँ उस लैंग्वेज में और अच्छा लगता हो? ग्रेस ऑफ गॉड, बोलने चालने दौड़ने भागने बैठने उठने में हमेशा ही उत्तम रहा, चाल ताल सब में उत्तम रहा। उसके बाद कुछ किस्से आपके हैं, सेना में जाना चाहते थे आप? हाँ, वो देखिए क्या होता है ना कि अब समझ में आता है कि जब कक्षा 9-10 में बच्चा आ रहा है, तो 15-16 साल का जब बच्चा हो जाता है ना, तो बड़ा कुतूहली जिज्ञासु कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है, किधर जाना है, क्योंकि किशोरावस्था में आ गया है। तो ये उस समय किस्से हैं कि मैं किधर भी जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी उसके लिए मैं हमेशा लालायित रहता था कि मुझे ये करना, क्योंकि मुझे अब समझ में आता है कि मुझे एक्चुअली अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, हमारे एरिया के लिए, अब जैसे दूसरों से जब बाहर जाता हूं तो बोलता हूं मैं भारत से हूं, फिर भारत में जब होता हूं तो बोलता हूं कि पूरा भारत का हर किचन मेरा परिवार है। फिर बोलता हूं कि महाराष्ट्र मुंबई मेरी कर्म भूमि है, तो दिल्ली शिक्षण भूमि है, लखनऊ शिक्षण भूमि है कैपिटल। उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश में कहा रोहिलखंड का हूँ, रोहिलखंड में कहा तो शाहजहाँपुर ज़िले का हूँ, शाहजहाँपुर ज़िले का तो कुंडरा का। ऐसे सबके अपने अपने। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि हर आदमी अपने अपने स्थान और अपने अपने कर्म और अपने अपने उससे आगे निकलता है, तो उसका मज़े दूसरा होता है। बरेली वाला किस्सा बताएंगे, जब आप पहुंचे थे वहां पर भर्ती देखने के लिए? बरेली वाले में भर्ती, वो भी सब भर्तियों के लिए तो पेपरों में सुबह सुबह निकल जाता था, अपन एक कॉलम में नहीं आता था कि सेना में भर्ती के लिए 10वीं पास अप्लाई करें, हाँ 12वीं पास अप्लाई करें, और हाँ। इस तारीख को भर्ती है। हाँ। और जो सेंटर होते थे, जैसे ये बरेली का या फिर वो फतेहगढ़ का, तो सीतापुर में तो मैं गया था, हमारे दोस्त उसमें ट्रेनिंग कर रहे थे, उसमें उन लोगों से मिलने गया था। लेकिन कहीं न कहीं भर्ती होना चाहता था, तो भर्ती नौसेना में नहीं हो पाए, पीएसी में नहीं हो पाए, तो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में भर्ती हो गए। तो उन लोगों के कपड़े बनाना भी, और उसमें भी एक कि आप उसका हिस्सा लगते हो। वो 1 इंच वो हाइट पूरी का, हो गई। 1 इंच हाइट का महत्व बताएंगे कि आपकी 1 इंच
उस समय कक्षा 10 पास और 152 सेंटीमीटर, कुछ 152 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया हुआ करता था। क्राइटेरिया होता था कि, और एक हमारी खींच के 150 थी उस समय। 150। हाँ, अभी कितनी है? अब तो शायद बढ़ गई है। हाँ, अभी तो 2-3 इंच ज़्यादा हो गई है। अभी 5, आई थिंक 157 या 155 होगी। मैंने जितना पढ़ा है 157। आई थिंक। हाँ, हाँ। ऐसे कभी कंपटीशन के लिए हाइट की कभी नापने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कर्मों की हाइट और इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कभी इस हाइट के लिए कभी आधा इंच भी हाइट बढ़ाने के लिए कोई जो कभी जितने भी जूते आज तक पहने या जितने भी चप्पल पहने, कभी कभी उनको कभी जीवन मोडिफाई करवा ज्यादा के नहीं, हमारी भी मतलब 19-20 का ही फर्क है। तो हाइट बढ़ाने के लिए कभी किसी जूते में बोलते ना सोल लगा कि तलिया बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर जूता ढीला है तो कभी कभी सोल लगा लिया, वो अलग बात है, शूटिंग वूटिंग। लेकिन हाइट ईश्वर ने खूब बचपन से ही अच्छी दी थी। कबड्डी खेलता था इन्हीं सब गाँव चारों तरफ हम लोग। अच्छा, मैंने जब तक शाहजहाँपुर नहीं छोड़ा था तब तक मैं लगातार ये 2 महीने की छुट्टी होती हैं प्रॉपर गांव में आके इस गांव की हर मेड़ पेड़ और जितने खेत हैं सब गांव के बच्चों के साथ हम लोग काम करते थे, जानवरों को खिलाते थे, जानवर चराते थे, खेती बाड़ी हल जोतते थे। फिर उसके बाद ट्रैक्टर हमारे सामने हमारे गांव में आया, वो ट्रैक्टर से जोतना शुरू किया। तो लगभग आप ये समझिए कि राजपाल यादव ने ग्रेजुएशन करने में लड़का कितना बड़ा होता है। हमारे जिस साल हम ग्रेजुएशन में आए तो उसी साल 3 साल का हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि 12 और 3 15, 15 5 20-21 साल का। तो 20-21 साल तक इस गांव में प्रॉपर हर छुट्टी यहाँ बिताई, हर गर्मी की छुट्टियाँ यहाँ बिताई। और जितना काम एक गांव में होता है, चारा खिलाने से लेके जितने भी काम होते हैं, गोबर उठाने से लेके, पिताजी के साथ सबके साथ पूरे सब काम किए हुए हैं। हाँ, लेकिन काम गांव वाले सब करते थे, लेकिन पढ़ाई भी बहुत और कढ़ाई भी चलती रहती थी। राधा से आपकी मुलाकात कब हुई? राधा से हमारी मुलाकात हुई 2002 में कनाडा में। हाँ, जब उस समय हम अब स्टार बन चुके थे। हमारी 15-16 फिल्में फ्लोर पे थी, जंगल रिलीज़ हो चुकी थी, हम स्टैब्लिश हो चुके थे। फेस सब लोग नहीं जानते थे, नाम सब लोग नहीं जानते थे। ये बात आपको भी जब पता लगी 97, 98, 99 में हमने टेलीविज़न किया। 99, 90, 2000 में 4-5 फिल्में जंगल जिसमें स्टैब्लिश हुई। फिर 1, 2 में जब हम कनाडा शूटिंग करने गए द हीरो की 2001 में आई थिंक, फिर उसमें हमारी राधा से मुलाकात हुई कैलगरी कनाडा में। वो गुजराती ओरिजिन के वैष्णव श्री कृष्ण को मानने वाले सब लोग हैं और एक बहुत ही संभ्रांत परिवार है। बहुत उनके सब रिश्तेदार यहाँ पे पोरबंदर और इधर सब सौराष्ट्र में, वो लोग तो 60-70 साल पहले सब लोग उधर शिफ्ट हो गए थे। जब आप राधा से मिले थे कनाडा में तो उनको वो रूम का इंटीरियर बहुत पसंद आया था, और उसके बाद जब वो मुंबई आई थी तो आपने अपने घर का इंटीरियर ठीक वैसे ही होटल रूम की तरह करवा दिया था। कुछ ऐसा है क्या? हाँ, वो अच्छा लगता है। कुछ एक्टर हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम कर लेते हैं तो अच्छा लगता है कि जब जिस कनाडा में जहाँ रहते थे वह मिले। जब राधा इंडिया में आई तो मैंने सोचा कि वो प्लेस ही तैयार करें, सरप्राइज दिया जाए। हाँ, और अच्छा भी लगा उन्हें। अब सुना है कि वो जैसे कि शाहजहाँपुर, जैसे कि हम नॉर्मल जब शाहजहाँपुर की बात आती है तो एक भाषा भी बदल जाती है, हमारी लैंग्वेज जो है बदल जाती है, नॉर्मल भाषा में आ जाती है। जैसे क्या कर रहे, क्या कहते, क्या कर रहे हो, कह रहे हैं कि हम कहेंगे क्या कर रहे हो, और जब वो यहाँ आती हैं तो वो वैसे ही आपकी बोली भाषा उनकी सब बदल जाती है। देखिए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस मामले में मैं
बहुत सारे लोग लकी हैं, मैं भी अपने आप को एक बहुत लकी मानता हूँ कि ग्वाला हैं और तो राधा एक ऐसी इंसान हमारी लाइफ में आई जिसको खुद 5 लैंग्वेज आती हैं, गुजराती, ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, कैनेडियन एक्सेंट, गुजराती, हिंदी। लेकिन हमने राधा से कभी भी ये नहीं कहा तुम्हें क्या पहनना है, क्या नहीं, क्या, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अडॉप्ट किया, तो जब कुड्रा में आती हैं तो माता जी के साथ वो कुड्रा वाली भाषा बोलती हैं, क्यों बहुत जल्दी पिकअप कर ली उन्होंने। और अब जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, बस यही कह सकते हैं कि लेकिन लकी बहुत हूँ और ईश्वर का बहुत धन्यवाद कि पूरे परिवार के 14 बच्चे हैं जो राधा ने संभाले हैं। तो अपने बच्चे और उसके साथ हमारे सब भाइयों के बच्चे, बच्चियों की किसकी कहाँ पढ़ाई होनी, कैसे क्या, वो अगर राधा नहीं होती तो, क्योंकि मैं तो रात दिन शूटिंग में ही बिज़ी रहता हूँ इधर उधर, तो पूरा जो पढ़ा लिखा काम है, कंप्यूटर का काम है, जितना भी सारा पढ़ा लिखा काम राधा ने बैकबोन बन के किया है। अब चलते हैं मुंबई। 1997 में 97 से 2000 का जो पीरियड था, हाँ। वो आपकी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड था। मुंगेरी लाल के भाई नौरंगी लाल से लेकर जंगल तक की कहानी, जिसमें आप मेरा हर पल गोल्डन है, मेरे लिए कोई भी समय गोल्डन ही है। मैं हर पल को, आज तुम्हारे साथ अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये गोल्डन पल है। मैं कभी भी किसी पल को कि वो गोल्डन पल था, कि वो गोल्डन पल था, इस पल में बिलीव नहीं करता। मुझे मज़ा आता है समय को, कि अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ पे बैठा हूँ, क्या काम करना है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन समय होता है। और उससे मुझे बहुत जैसे मैं शूटिंग करता हूँ तो मैं जितना एंजॉय शूटिंग करते हुए करता हूँ, और जब शूटिंग ख़त्म हो जाए तो अकेला जब होता हूँ तो दुनिया से 1000 गुना ज़्यादा एंजॉय करता हूँ अकेला बैठ के अपने आप से। तो अपन कर्म कब कर रहे हैं, सो कब रहे हैं, काम कब कर रहे हैं, सोच कब कर रहे हैं, वो लगातार पल टू पल। तो आई थिंक मैं हमेशा बोलता हूँ, एवरी डे इज़ बिगनिंग डे, एवरी डे इज़ लर्निंग डे, एवरी डे इज़ वर्किंग डे। आज सुबह किसी ने देखी नहीं, कोई दुनिया का आदमी कोई बता दे सुबह कैसी होगी सुबह की, तो जब सुबह का पता ही नहीं है तो अभी बैठा, इससे बढ़िया गोल्डन पल क्या हो सकता है। हाँ, ये है कि गोल्डन पल तो हमारी ज़िंदगी में लाखों हैं। यहाँ से जाना, एक डिसीजन लेना उस समय कि जाके पढ़ाई करूँगा, तो वो डिसीजन भी अपने आप में गोल्डन था। क्योंकि एक अच्छी खासी नौकरी आपकी चल रही थी, उसके बाद एकदम से नहीं, नौकरी कौन सी, हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं। नहीं, जब आप ओसीएफ में नौकरी कर रहे थे, एक अच्छी नौकरी कभी नहीं की ओसीएफ में ट्रेनिंग की, अप्रेंटिस की। अप्रेंटिस 1929वें बैच का पास आउट हूँ, सर्विस नहीं कर पाया, उसमें ट्रेनिंग कर पाई। सर्विस कभी जीवन में नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी कर पाए वो एक्टिंग के लिए, और जहाँ पे जो करने को मिला। तो ओसीएफ में प्रॉपर 2 साल अप्रेंटिस की पढ़ाई, प्रॉपर जितना ये कैसे होता है वो पूरी ट्रेनिंग की। मुंगेरी लाल के भाई नौरंगी लाल, वहाँ से शुरुआत होती है, वो सीरियल आता है, उसके बाद एक पहचान मिलती है मुंगेरी लाल को, नौरंगी लाल को। डीडी वन पे था। हाँ, तो उसको पहचान नहीं, लेकिन उसको पहला ब्रेक बोल सकते हैं टेलीविज़न का, क्योंकि जिसमें लीड था। लेकिन उससे पहले 8-9 सीरियल किए थे मैंने, छोटे छोटे, जिसमें पहला सीरियल स्वराज था,
DD1 पे था, फिर नया दौर टिग्मांशु धूलिया जी के साथ, फिर एक महायज्ञ था उसमें किया, फिर एक इतिहास, फिर श्याम बेनेगल साहब की उसमें एक कहानियों में काम किया, फिर पंकज कपूर साहब के साथ में मोहनदास BA LLB उसमें किया, फिर सैटरडे सस्पेंस, उसी समय प्रकाश झा साहब का मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल मिला। ये सीक्वल था उसका, मुंगेरी लाल सीक्वल था। हसीन सपने का। करेक्ट, मुंगेरी लाल के हसीन सपने का सीक्वल था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। वो हमारा लास्ट सीरियल था। 3 साल फिर हमने कहा कि अब हम फिल्मों में जाएंगे। तो फिल्मों में मैं जब हमारी पहली फिल्म थी शूल, हाँ। तो मैंने उसको बताया भी नहीं कि मैं एक सीरियल में लीड कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि एक ही सीन था। तो क्योंकि फिल्म बड़ा पर्दा हर आदमी का सपना होता है जीने का, और बड़ा पर्दा ऐसा है 1 करोड़ में भी बड़ा पर्दे फिल्म दिखा सकते हो, 1000 करोड़ में भी बड़े पर्दे पे फिल्म दिखा सकते हो, 10,000 करोड़ की भी फिल्म दिखा सकते हो, तब भी बड़ा पर्दा बड़ा ही लगता है, वो 10,000 करोड़ भी छोटा हो जाता है उसके सामने। इतनी उसकी डेप्थ है, उसमें कुछ भी आप कर सकते हो। आप बेतिया पहुंचे थे मनोज वाजपेयी के साथ, तो वहां पर एक आवाज आई कि अरे नौरंगी भी आया है इसमें। हाँ, ये हमारा तो पहला, आपको लगा कि हाँ भाई हमको भी लोग पहचानते हैं? नहीं, ये हमारा पहला जो था शूटिंग का टूर था, जिसमें हम ये सीरियल करने के बाद में जब हमें ये फिल्म मिली और हम बेतिया पहुँचे और मोतिहारी में रुके थे, तो वहाँ पे जो भीड़ और सबने स्वागत किया, तो वो सीन भी हमारी ज़िंदगी में बड़ा करिश्माई सीन रहा कि उसके प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा जी थे, और उन्होंने वो सीन देखा, बहुत अप्रिशिएट किया, और करने के बाद में फिर उन्होंने मतलब जो है मुझे जंगल उसी सीन से ही मिली, और मस्त में छोटा सा था जंगल, वो सीन की वजह से ही जंगल में टेक ऑफ मिला। लेकिन सर एक उस फिल्म में देखा जाए तो आप निगेटिव रोल में थे, और उसके लिए आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, बेस्ट निगेटिव एक्टर का अवार्ड मिला। और आज मतलब पूरा परिदृश्य ही आपने बदल दिया एकदम से। चुप चुपके में आपका जिस तरीके से रोल रहा, ढोल, हंगामा, ये सारी मूवीज ऐसी हैं जिनको देख के हम बड़े हुए हैं सर। नहीं, उसका जैसे मैंने तेंदुलकर साहब, मैं जब पढ़ रहा था तो तेंदुलकर साहब खेल रहे थे, ठीक है, तो जब एक बॉल आती है तो कभी ये बता के नहीं आती है कि कौन सी दिशा से आएगी, तो आपको बॉल देख के ही रिएक्ट करना पड़ता है, तभी आप सेंचुरी मार पाते हो। तो फिल्म में आप एक जैसे रोल करके, एक जैसी सिचुएशन बना के, एक जैसे डायलॉग करके, तो पढ़ाई का मतलब ही क्या रह गया। तो मैं एंटरटेनमेंट का स्टेडियम समझता हूँ, और मैं एंटरटेनमेंट के इस स्टेडियम में जैसा एंटरटेनमेंट चलता है उसके हिसाब से रिएक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और उसमें उस देश काल वातावरण में फिट होने की कोशिश करता हूँ। शीतल से लड़ने में मजा आया था? हाँ बिल्कुल मजा आया। चुप चुप के मूवी में। हाँ, तो आज भी चुप चुप के लड़ी रही है ना, तो शीतल से लड़ने में मजा नहीं आता तो आज भी शीतल याद है ना आपको? वो तो सर मतलब बेस्ट मतलब मेरी फेवरेट मूवी है सर। जैसे आप कहते हैं जब वो शाहिद कपूर जी लेटे हुए होते हैं शुरुआत में, जब वो आपको मिलते हैं तो वो आप कहते हैं कि अरे इसको बचाने में तो कम से कम 5 लाख का इनाम मिल जाएगा, फिर पहचान नहीं हो पाती है उसकी। वो कहते हैं कि ये कौन है, ये तो इसके बाप को पता होगा। नहीं, बहुत अच्छी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, और जेन्युइनली अभी 2024 के अंत में बेबी जॉन रिलीज हुई, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 और बेबी जॉन। तो 25वां साल, मतलब जंगल से शुरुआत हुई और 25वां साल समाप्त हुआ भूल भुलैया 3 और बेबी जॉन से। तो दोनों बड़ी फिल्में थीं। तो अब गोल्डन जुबली में प्रवेश किया है, तो एक्चुअली अभी आपको जो मिला है वो 10, 15, 20, 25% बोल सकते हैं मिला है, लेकिन अभी अब सही एज है मतलब परफॉर्म करने की। अपन ज़िंदगी भर परफॉर्म करने के लिए हमेशा सीखते रहते हैं, लेकिन कढ़ते अब आपको अच्छी परफॉर्मेंस और देखने को मिलेंगी। ढोल मूवी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा है शेयर करना चाहेंगे?
ढोल मूवी बहुत इंजॉयमेंट वाली फिल्म हमेशा, और बहुत मज़ा आया। और उसमें आपका रियल किरदार दिख जाता है कि आप क्या हैं। नहीं, रियल किरदार नहीं दिख सकता हमारा। जब मैं मेरी पत्नी और वो की थी तो लोग बोलते थे ये आपका रियल किरदार है। हमारा किरदार हमारे किसी भी किरदार से नहीं मिलता जुलता है। राजपाल यादव को अगर जानना है तो राजपाल को पढ़ना पड़ेगा। राजपाल के जो किरदार हैं वो इस समाज की एक बहुत अच्छी यथार्थ वाली जो होती है ना, रियल इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी, कि किसी को बुरा ना लगे, मज़ा सबको आए, और किरदार ऐसा हो जो सबको समझ में आए। और चाहे किचन में देखो, चाहे कहीं भी देखो, किसी भी स्थान में देखो, आपको मज़ा आना चाहिए। लेकिन राजपाल यादव ने लगभग शाहजहांपुर के नुक्कड़ से लेके गांव के नाटक से लेके लगभग 500 चरित्र अभी तक कर डाले होंगे, लेकिन कोई भी चरित्र राजपाल के चरित्र से मिलता जुलता नहीं है। क्योंकि राजपाल के चरित्र के अंदर 9 रस हैं, 7 कलर हैं। कोई कैरेक्टर आज तक किसी राइटर ने नहीं लिखा जिसमें 7 कलर दिख जाएं, 9 रस दिख जाएं। और राजपाल यादव 7 कलर और 9 रस के हैं। तो किसी कैरेक्टर की दम भी नहीं है कि राजपाल को छू पाए। हम कैरेक्टर को जीने में मज़ा लेते हैं। हम कैरेक्टर के अंदर घुस के हम बदल जाएं, ये हो नहीं सकता। कैरेक्टर को समझ के, देख के, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके, समझ के, उसको परफॉर्म करके उसको आगे बढ़ जाएं, ये हमारा किरदार है। हम लोग एंटरटेनमेंट के एंटरटेनमेंट क्राफ्ट है, ये विज्ञान को समझो, ये अपने आप में साइंस है। लेकिन ये ऐसी साइंस है जिसमें जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश, पाताल सब जुड़ा हुआ है, यानी नेचर जुड़ा हुआ है। और इसमें जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सब साइंटिस्ट हैं। एंटरटेनमेंट अपने आप में साइंस है। वी आर ऑल स्टूडेंट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो वो जिस दिन क्राफ्ट समझेंगे कि जैसे H2O होता है ना, तो बोलते हैं H2O और O मिला के तब अपना क्या वाटर बनता है। वैसे ही टाइमिंग, शब्दों को मिला के कौन सी किस टाइमिंग, कैसे किसको प्रेजेंट करना है, कैसे किस लाइन को बोलना है, वो हर लाइन आदमी की अपनी खुद की एक वो होती है, एक बोलती है शैली होती है बोलने की। आप यादव हैं, उत्तर प्रदेश में यादवों का सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? ये क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आया। उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल व्यू में देखा जाए, मैं पॉलिटिक में हूँ ही नहीं पिछले 10 साल से। 17 मैं 2017 आज हाँ, कितना 25 2017 6 महीने 2017 के 6 महीने 890 में पॉलिटिक्स शुरू की थी, और 2017 से फिर 2019 तक 6 महीना सक्रिय भाव की राजनीति की, बाकी सब निष्क्रिय भाव की राजनीति की। अब राजपाल यादव हर नेता को मानते हैं, क्योंकि जनता नेता को मानती है, और हम खुद जनता हैं। हमारे अपने काम है। मेरा अभिनय जो है वो जनता के घर भी जाता है, नेता के घर भी जाता है, अभिनेता के घर भी जाता है। तो आप ये माने कि हम 140 करोड़ जो किचन है उसमें हर बच्चा बच्ची, बूढ़े, नौजवान को नंबर 1 सिटीजन होने का सपना देखते हैं। और अगर एक आदमी चुनना पड़े कि तुम्हारे पूरे भारत से किसको चुनना चाहोगे, तो मैं अपने को ही चुनना चाहूँगा। और बाकी 140 करोड़ लोग हैं, उसमें भगवान करे खूब अच्छे अच्छे नेता पैदा हों, खूब अच्छे अच्छे अभिनेता पैदा हों, खूब देश दुनिया में अच्छे साइंटिस्ट पैदा हों, अच्छे बिजनेसमैन पैदा हों। हमारे पास में ना किसी का बुराई करने का टाइम है, ना हमारे पास किसी की बुराई सुनने का टाइम है। हम सनातनी लोग हैं। हमने पिछले 20 साल से शिवलिंग निर्माण, मंदिर आपके सामने सब कुछ। तो सनातन वाले क्या करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरी दुनिया के हर किचन को मानते हैं। तो हम उसके ऊपर मनोरंजन वाले लोग हैं। तो हम तो एक तो हर अंश, हर वंश, जब सबको ही मानते हो तो बड़ा छोटा एक नाम लेके किसी दूसरे नाम को, पता लगा यादवों में पता नहीं कितने नेता हैं, क्योंकि मैं राजनीति अभी फॉलो नहीं कर रहा हूँ,
और मैं अभी अब कभी दूसरी मौका मिले तो आएंगे पॉलिटिक्स में क्या? क्योंकि कई अभिनेता जो हैं वो राजनेता बन गए, अपना करियर पूरा सेट हो गए, अभी जिनकी उम्र पड़ी हुई है, जिनका पूरा करियर उनके सामने। पॉलिटिक्स में हमारे आने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ मुझे लगता है कि उसमें अभी एक जन्म कम है, इतना करना बाकी है। ठीक है। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में एक अभिनेता पॉलिटिक्स आराम से कर सकता है, एक पत्रकार पॉलिटिक्स आराम से प्रियव्रत कर सकता है, क्योंकि हम अभिव्यक्ति वाले लोग हैं। चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार, कथाकार, साहित्यकार, कला, जितने हैं हम सब लोग कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम कर ना पाए, क्योंकि अभिव्यक्ति का दोनों है, सेवा दोनों में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं 24 घंटे में 72 घंटे बिजी रहता हूँ अभिनय में, और 24 घंटे में 36 घंटे बिजी रहता है नेता सड़कों पे या घर पे फिजिकली। तो मेंटली और फिजिकली, तो अगर नेतागिरी करना है तो सब कुछ छोड़ के फिर नेतागिरी पे आ जाओ, 100% आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपको अभिनेतागिरी करना है तो नेतागिरी का कोई मतलब नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि अभिनेता, जब हमने पार्टी बनाई 17 और में 6 महीने 2017 में प्रॉपर हमने इसको उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, सीधी टक्कर आपने दी थी उनको। नहीं, वो तो इलेक्शन होने पे हमने अपना किया था। और स्टार प्रचारक थे उसमें। उस समय किसी की सरकार नहीं रहती, वो तो इलेक्शन टाइम हो गया था। सत्ता में उससे पहले अखिलेश यादव थे। हाँ, तो वो तो थे, लेकिन उस समय तो एक नहीं तो 4,500 पार्टियां, कितनी 250 पार्टियां लड़ती हैं, और हर पार्टी थोड़ी बनाना चाहती है कि मुझे अगर पार्टी बनाई तो तुरंत मुझे सीएम बनना है कि पीएम बनना है। कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे? लगभग 150 उम्मीदवार तो सैंबल दे के उतारे थे, फिर कुछ निर्दलियों को सपोर्ट किया था, तो किसी को 500 वोट मिले, किसी को 1000 वोट मिले, किसी को 2000 वोट मिले, सर्वसंभव एक पार्टी। को 5000 भी मिले, एक को 15000 भी मिले। कुल मिला के पूरे उत्तर प्रदेश में 5-7 लाख वोट किसी के। तिलहर विधानसभा से आपके भाई भी लड़े थे। हाँ, तिलहर विधानसभा के साथ मुझे ऐसा लगता है कि सिंबल, और जब बोलते हैं 1-1.5 महीना बचा हो, उस समय सब क्लियर हो जाता है कि कौन सी पार्टी किसको वोट देगी। हाँ। लेकिन एक चीज़ है कि जब पार्टी जीतने के लिए, तो पहले भी हमने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, हमने कहा ये पार्टी अभी बच्चा है। ये पार्टी में सबसे मूर्ख पत्रकार वो होता है कि कोई नई पार्टी को बोले कि आप तो सरकार बनाने के लिए उतरे हैं क्या। एक बीज डाला, फिर उसमें 10-5 साल खूब मेहनत होती है, फिर उसके बाद वो पार्टी में 2-4 विधायक बन जाते हैं अब जैसे, और फिर एक आध एमपी बन जाता है, फिर धीरे 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 धीरे। और जो पार्टियां आज राज कर रही हैं, 40 साल की मेहनत है, कितनी बड़ी। तो एक पार्टी एक इतनी बड़ी संस्था है जिसमें आपने आज बीज डाला है, तो 10 साल आप कम से कम सड़कों गलियों पर रहें, फिर आप पार्टी चला सकते हो। और वो अभी, क्योंकि अभिनय, जब 25 साल अभिनय करने में तब आदमी आपकी पहचान हो पाती है। और राजनीति में आपको एक चीज बताऊं, जिस 800 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, 800 करोड़ अभी इसी के आसपास अपन 200 करोड़ और रख लेते हैं कि 1000 करोड़ होंगे सब, जिनके मतलब ऐसे जंगल के अंदर जिनकी गिनती नहीं हो पाए, या जिनके पास 1000 करोड़ रख लेते हैं, तो 600 करोड़ तो बाई चेहरा जान गए हैं आपके भाई को पूरे विश्व में। तो आराम से 600 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग रंग के, अलग अलग, वो राजपाल यादव का नाम जानते, राजपाल यादव का काम जानते, राजपाल यादव का चेहरा पहचानते। आपकी वजह से हमारा अब सोचो, आप जब 600 करोड़ लोग हमें पहचानते हैं, तो हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत है 25 लाख लोगों में। मैं एक 25 लाख लोगों के बीच में मुझे सांसद बनाने की जरूरत है। हाँ, एक चीज आपके माध्यम से आपने बोला है, तो जिंदगी में एक अभिनेता होता है, 90% तो अभिनय करता है, लेकिन 10% सेवा करता है। जिस मिट्टी पे बैठा हूँ, ये हमारा रोहेलखंड है। अब रोहेलखंड में 4 जिले आते हैं,
एक है बदायूं, एक है बरेली, एक है शाहजहांपुर, एक है पीलीभीत। अब बरेली जो अपना है वो सेंटर है, रोहेलखंड, जिसमें डिगरियों से लेके अपना मंडल बरेली मंडल है। तो बरेली मंडल में 4 ज़िले हैं। अब मेरा ये है कि किसी भी कीमत बरेली मंडल में 5 ज़िले बन जाने चाहिए। तो कैसे बन जाने चाहिए? थोड़ा बदायूं इधर आता नहीं है, थोड़ा शाहजहांपुर से ले लिया, थोड़ा पीलीभीत से ले लिया, थोड़ा सा लखीमपुर से ले लिया, और पूरनपुर से पलिया से पूरन और पुबाया होते हुए बीच में खुटार, मैलानी, भीरा और बंडा, बिलसंडा, ये एक ज़िला बंडा को बनवाना चाहते हैं क्या? पूरा जिला सुनासीर नाथ। इस एरिया का नाम गोमती जी का किनारा है। ये बहुत आज तक का सबसे जल जंगल जमीन पर्यावरण पहाड़ी पर्यटन में बेस्ट एरिया है। वो आज तक का सबसे उपेक्षित एरिया है। इसका नाम हम लोग सोचते हैं जिला सुनासीर नाथ धाम हो जाए तो सुनहरा सिटी में बदलेंगे इसको। योगी जी बहुत तगड़े फैन है आपको बहुत मानते हैं। ये प्रस्ताव रखिए उनके सामने। महाराज जी बिल्कुल, हम लोगों ने पहले सोचा कि अगर 5 ज़िले बनते हैं और थोड़े थोड़े 2-2 4 लाख लोगों की मिला के एक जिला बन जाए। वैसे बंडा बहुत दूर पड़ता है जिला मुख्यालय से, शाहजहांपुर से। नहीं, 50-55 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। जैसे यहाँ से लखीमपुर है 60-70 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर यहाँ पीलीभीत है, 70-75 किलोमीटर बरेली है। तो ये अब यहाँ से ये थोड़ी दूर 70-75 किलोमीटर पे आपका शुरू हो जाता है नेपाल। तो ये जो एरिया है ये मैं बहुत गोल्डन सिटी के नाम से देखना चाहता हूँ कि जिला सुनासीर नाथ धाम बने, जिसको सुनहरा नगर में कभी बदलें तो बगैर किसी स्वार्थ में सबसे आगे राज्यपाल खड़े होंगे। तो ये सेवाएं हैं। हम इन चीज़ों को भी एक तरीके की सेवा मानते हैं। अच्छा, शाहजहांपुर के पॉलिटिक्स पर कुछ जिक्र करना चाहेंगे क्या? कोई भी जिक्र नहीं, पॉलिटिक्स पे कोई जिक्र ही नहीं करना। जो रास्ता ही छोड़ दिया, जो रास्ता ही बदल दिया, उस पे जिक्र करने कोई मतलब नहीं है। जिस फील्ड में मैं हूँ, मेरे बारे में जिक्र करूँ ना, 5 घंटा बात करने के लिए तैयार हूँ। और जिसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा उसमें विवाद, आधे लोग खुश होंगे, आधे नाराज होंगे। नहीं, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। नहीं, अपने लिए जो अपने से खुश हैं वो भी हमारा किचन है, और जो हमसे नाराज हैं वो भी हमारा किचन है। हमारे किचन तो सबके, जहाँ बच्चे रहते हैं, बच्चियाँ रहती हैं, बूढ़े रहते हैं, नौजवान रहते हैं, वहाँ पर राजपाल यादव मनोरंजन कुमार के रूप में रहते हैं। तो हमारे लिए तो अब, और पॉलिटिक्स में जब हो तो पॉलिटिक्स की बात करो। पॉलिटिक्स में नहीं है तो आपने देखा होगा 7-8 साल से कोई ऐसा हमारा कोई पॉलिटिक्स को लेके कोई भी, मैं इसमें शिवलिंग निर्माण में भी 20 साल से जा रहा हूँ। फिर मतलब कोई मुझे बुला लेता है पदयात्रा में, उसमें भी चला जाता हूँ। कोई हमें ईसाई के फंक्शन बुला लेता है, उसमें भी नाच कूद देता हूँ। कोई उर्स के मेले में बुला लेता है, उसमें भी चला जाता हूँ। लेकिन अपने माँ बाप, अपने गुरु, अपने धर्म की मर्यादा रखते हुए दुनिया के हर मंच की बहुत इज्जत करता हूँ और सबकी खुशी में हमेशा शामिल हो जाता हूँ। 2012 में एक मूवी आई थी, अता पता लापता। हाँ, इस मूवी से जुड़ा हुआ कोई? आई नहीं थी, आनी है अभी। वो फिल्म अभी रिलीज नहीं की है, वो एक ही दिन के लिए रिलीज हुई, सब निकाल के वो पूरी रख दी थी, अभी रखी है। 38 लाख रुपए कमाई की थी उस फिल्म ने, 5 करोड़। वो भी वो की नहीं, 12 घंटे बाद तो फिल्म उतरवा दी थी। वो फिल्म हमने उतरवा के रखवा दी। आज तक उसके 1 रुपए के राइट नहीं किसी को बेचे, आज तक। आपकी पत्नी डायरेक्टर थी उसमें? मैं डायरेक्टर था उसमें। पत्नी के नाम से? पत्नी कुछ नहीं थी। एक कंपनी जब बनाते हैं तो पति 2 लोगों के नाम पड़ते थे, तो उनका नाम दे दिया था। बाकी जो कुछ भी काम था वो सब राजपाल यादव का था। क्या किस्सा है उससे जुड़ा हुआ? क्या किस्सा है? क्या किस्सा पूछना चाहते हैं आप? कि वो फिल्म कहीं ना कहीं आपके लिए एक परेशानी बनी? दुनिया के लिए कौन सी ऐसा सुख वाली चीज बताओ जिसने मकान बनाया हो, ईंट लगाने में परेशानी ना लगी हो। हमारे लिए कोई दुनिया की परेशानी तो जीवन में, हमारे लिए जीवन में कोई भी, और मैं इसको बहुत गंभीरता से बोलता हूँ कि आज तक किसी के मंच पे चाहे इंटरव्यू दे रहा हूँ, कभी बुराई किसी करना सीखा नहीं, और कभी किसी की बुराई करना सीखा नहीं, ना बुराई सुनना सीखा,
और उसके बाद ना अपनी परेशानी बताना सीखा और ना अपने अपने सुख में कभी उड़ना नहीं सीखा। सेठ इनकलेब वाला जो घर है आपका, हाँ, वहाँ पर कुछ प्रशासन ने आपके साथ ऐसा किया था, जल्दबाजी में उसको सील कर दिया था, कुछ ऐसा ऐसा किस्सा है क्या? ये सब पुराने सब किस्से हैं और इनके चक्कर मत पड़ो। ये सब सामाजिक किस्से हैं, कभी कभी ये कभी वो चलता इतनी रहता है। जल्दबाजी थी कि अंदर जो कूलर चल रहा था वो भी चलता ही छोड़ दिया गया, वो भी चलता ही रहा। नहीं, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और वो घर जब सील किया गया तो बड़ा दुख हुआ था आपको? मुझे कोई दुख नहीं हुआ। क्यों दुख होता मुझे? बड़े अब सपनों। जब कुछ ऐसा, हर चीज की कहीं भी आप जो चीज पूछना चाहते हैं उनसे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे पास, क्योंकि मैं उस नस्ल में ही पैदा नहीं हुआ हूँ जिसमें मैंने क्या संघर्ष किए या क्या मुझे परेशानियां हुई, मैं उस नस्ल का ही नहीं हूँ। मुझे जीवन के युद्ध में मुझे लड़ना अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, कूदना अच्छा लगता है। कबड्डी इसके कैप्टन का हमेशा शौकीन रहा और कबड्डी खेलने में, जो चाहे जीवन कबड्डी हो चाहे मनोरंजन कबड्डी हो, कबड्डी चलती रहती है। और इसमें आपकी नियत और मंशा क्या है, आप अपने अपने अंदर के खुद आप जो है आकलन, खुद आप तराजू बन सकते हैं। आप अपने अपने आप तराजू की किस कसौटी पर बैठे हो, आपसे अच्छा कोई टीचर नहीं है। अपने पिताजी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? 100 में 110 मार्क पिता हो तो ऐसा। पिताजी ने ही ये सिखाया मुझे कि आज तक अपने को तकलीफ क्या, ये बड़ी अच्छी, पता नहीं पिताजी पढ़े लिखे थे नहीं, कि रहीमन रहीला की क्या भली जो थोड़े दिन, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पर सब कोय, और रहीमन मन निज की व्यथा निज ही जाने सोए, सुन ठिले हैं लोग सब बांट ले है कोय। तो ये दोहे जो हम लोगों ने बचपन में पढ़े थे, ये हम भूल कैसे गए सब लोग। हम हमेशा छोटी लाइफ है, एंजॉय करो, आओ साथ बड़े में। जिंदा दिल इंसान थे। एक बार लड़ाई हुई थी किसी से और पिताजी जिंदा दिल थे। पिताजी के अंदर जो वीरता थी वो पूरे एरिया जानता है कि वो कभी उन्होंने किसी को सताया नहीं। किसी से लड़ाई हुई थी फिर? कभी, और लड़ाई में कभी भी वो पीठ नहीं दिखाए, और कहीं पे भी किसी भी लेवल पे पिताजी को झुकने की आदत नहीं थी, क्योंकि वो कभी काम ऐसा करने से बचते थे जिसमें उनको झुकना पड़े। और राजपाल यादव जीवन में ना कभी झुका है, और राजपाल को समझने के लिए 105 फीट हाइट वाला बंदा चाहिए। बिलीव करो आप, मैं 5 फीट 2 इंच का दिखता हूँ, लेकिन मैं 100 फीट की हाइट अपनी माँ की दी हुई अपने साथ रखता हूँ। इसी गांव की माँ है माता जी आज और भी मुझे आपको लगता है हर बेटे को रखना चाहिए 100 फीट की हाइट। हर माँ ने अपने बच्चे को, जब तक बच्चा उसकी गोदी में आता था, जब तक माँ अपने आंचल में उसको बिठा के किधर से भी भागते, तो मेरा बेटा खूब बड़ा आसमान नहीं छुए, आसमान छुए, खूब जुग जुग जिए, खूब 100 फीट का हो जाए, ऐसे नहीं बोलते थे। मुझे लगता है उससे बड़ी वो बोली आपकी माँ ने भी बोला होगा, इनकी माँ ने भी बोला होगा, भैया लोग जो सुन रहे हैं इनकी माँ ने भी बोला, लेकिन चूंकि वो अपनी माँ है इसलिए अपन ने उस पर ध्यान। सब दुनिया की सबसे बड़ी संत अगर कोई है तो वो आपकी माँ है, जिसने आपको बचपन में, आप अपनी माँ को भले ही बेइज्जत कर देते, लेकिन माँ ने कुछ आशीर्वाद ऐसे दिए हुए हैं, अगर उनको याद करते रहो दुनिया की कोई किताब नहीं उनको फेल कर सके। राजपाल यादव करोड़ों के मालिक, लेकिन हमने ये सुना है कि आज भी जब आप मुंबई जाते हैं या कहीं भी जाते हैं या घर जब आते हैं तो मम्मी आपको 100-200 रुपए दे ही देती हैं। वो अलग ही प्रेम होता है। मेरी मम्मी भी यही करती हैं। वो अलग ही है, और वो रिश्ता बना रहे, आज भी बना हुआ है। मैं शाहजहांपुर आता हूँ होली दीपावली, कम से कम
मुझे लगता है कि 10-10 घंटे में कम से कम 10,000 सेल्फियाँ इसी स्थान में खिंचवा देता हूँ पूरे दिन में। आज 35 साल से जब लखनऊ गया था तो माता जी ने, एक ही बार दीपावली में नहीं आया, तो माता जी ने बोला कि होली दीपावली सब बच्चे अच्छे लगते हैं, एक साथ होते हैं। तो एक बार पैर फ्रैक्चर हुआ या एक बार कोई ऐसे, तो तभी नहीं आ पाए। अदरवाइज़ कोई ऐसी होली नहीं है, कोई ऐसी दीपावली नहीं है जिसमें ये पूरे रोहेलखंड के बच्चों से या बूढ़ों से, नौजवानों से, बगैर किसी उसमें 10-10 घंटे खड़े होकर ऐसे सेल्फी खिंचवाता हूँ। आप भी शाहजहांपुर से, और मैंने आपको बताया नहीं लेकिन मैं भी शाहजहांपुर से ही हूँ। यहीं इसी की धरती में पला बड़ा, यहीं से निकला, यहीं से सीखा, यहीं से पत्रकारिता सीखी। 2019 में यहाँ से नोएडा गया, नोएडा कई चैनलों में काम किया, फिर लखनऊ आ गया। जान है रोहेलखंड की धरती में, अपने शाहजहांपुर। क्या कहना चाहेंगे शाहजहांपुर के लिए, रोहेलखंड के लिए? रोहेलखंड अपने आप में प्रकृति का एक बहुत अच्छा रूप है, प्रकृति का बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन है। बहुत जगह प्रकृति देखने को मिलती है अलग अलग। तो अपने रोहेलखंड की भी एक बड़ी कमाल की खुसूसियत है कि यहाँ पे गंगा, गोमती, गर्रा, कन्नौज, बहुत सारी, बेहुल, ये वो, शारदा, बहुत सारी नदियाँ। फिर उसके साथ में आप पीलीभीत के चूका लेक पे चले जाएं तो आई थिंक भारत की 4 लेक होंगी, उनमें सर्वश्रेष्ठ, वन ऑफ द सर्वश्रेष्ठ लेक है। फिर आप चले जाएं, जंगल इतना अच्छा है। साउथ इंडिया के जंगल जो हम देखते थे, हमारा नॉर्थ इंडिया का जंगल देखोगे तो मतलब प्राउड फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहेलखंड में एक से एक बड़ा संगीतकार हुआ, एक बड़ा गीतकार हुआ, एक से बड़ा शहीद हुए, जिन्होंने शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी में बदला। अशफाक उल्लाह जी, ठाकुर रोशन सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी। फिर उसके बाद कितने तरीके के साहित्यिक लोग हुए, कितने अच्छे पत्रकार हुए, कितने अच्छे साहित्यकार हुए, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, कितने अच्छे नेता हुए और कितने अच्छे अभिनेता हुए। अरे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हो जाओ तो बड़ा खुशी मिलती है। अपनी प्रतिभा तो खुद को ही पता होगी तो ना। बोले कि कोई हमारी बड़ाई करे उसका इंतजार ना करो, अपनी खुद ही इतनी बड़ाई कर लो कि आप खुद ही से गदगद रहो। खुद की प्रतिभा खुद को पता होगी। खुद की प्रतिभा, आपके ही अंदर सब प्रतिभाएं हैं, आपके ही अंदर 7 चक्र हैं, आपके ही अंदर 5 तत्व हैं, आपके ही अंदर आपकी माता का सम्मान है, आपके ही अंदर पिता का सम्मान है, और आपके अंदर गुरु का सम्मान है, और आपके ही अंदर परमपिता परमेश्वर परमात्मा का निवास है। तो जब उसमें बिलीव करोगे तो 24 घंटे में 36 घंटे कर्म करोगे और मन में पूजा भी आज करोगे। एक टास्क दिया जाए आपको का, क्या आप एक्टर की जगह आज एंकर बनेंगे? क्या करना है? एक माइक आईडी दो जरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजपाल नौरंग यादव, भारत समाचार से, और हमारे साथ हैं प्रियव्रत दीक्षित जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया मुझे। और आज हमारे चैनल के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानी अनजानी पीछे आगे की आप प्रियव्रत दीक्षित जी से सुनेंगे, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे आप आज इनका इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। कैसे हैं आप प्रियव्रत जी? मैं बहुत अच्छा हूँ राजपाल यादव जी। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे बॉलीवुड के जिंदा दिल इंसान राजपाल यादव जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। हम उनके घर पर पहुंचे हुए थे, वही वंडा, वही कुडरा, वही शाहजहांपुर। फिर मिलेंगे अगले गेस्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।